हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर, वेलकम टू बीएनएस लेक्चर सीरीज। आपके साथ बहुत दिनों के बाद सेशन लेके हाजिर हूं और ये लेक्चर नंबर 25 है, जिसके अंदर हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 से लेकर 17 का बेयर एक्ट के हिसाब से बहुत ही डिटेल में इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं। सेक्शन 14 टू 17 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, चाहे वो डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ हो या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ हो, या कोई ऐसा एक्ट जो किसी न्यायालय या कोर्ट के ऑर्डर के बाद किया जा रहा है, तो उसमें भी क्या कोई डिफेंस मिलेगा? जब जज साहब कुर्सी पर बैठकर सजा सुना रहे हैं, उनको कौन से प्रावधान के अंदर बचाव मिला हुआ है हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर? हम आज इन सारे जनरल डिफेंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर, एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर एंड विद पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से फास्ट ट्रैक मोड पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन की, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप से dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्शन 14 से लेकर 17 तक आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट दिया हुआ है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने से पहले एक बार हम बेयर एक्ट के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोगों को, आई होप आपको ये तो पता ही होगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज अ डिफेंस किसके ऊपर, डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस है। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इसके ऊपर बेस है। इसको मैं बताऊंगा भी आपके सामने कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज वाइल इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले एक बार बेयर प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बेयर प्रोविजंस को हम देखते हैं। Section 14, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law to do it। जो ये आर्टिकल जो ये सेक्शन 14 है, दिस अप्लाइज टू टू काइंड ऑफ पर्संस। हम जो नॉर्मली लॉ स्टूडेंट्स हैं, कई बार ये सोचते हैं कि दिस अप्लाइज ओनली टू द केस ऑफ अ पर्सन हु इज अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। But this defense is not only available to a person who is under a mistake of fact, but also to a person who is actually bound by law to do it। उस चीज को भी मैं आपको प्रोविजन से ही दिखाऊंगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चलने वाली हैं, तो अपने नोट्स बनाते रहिएगा बिल्कुल। सेक्शन 14 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is के बाद आपको एक कॉमा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, और who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। अब इस प्रोविजन को आप दो हिस्से में देखेंगे। पहला हिस्सा क्या है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज। इस के बाद आप सीधा आ जाएंगे यहां पर Who is bound by law to do it। एक पर्सन तो ये है कि जो एक्चुअल में बाउंड बाय लॉ है, ऐसा करने के लिए उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, उसको ये डिफेंस देता है। और किसको? दूसरे नंबर पर, मतलब एक तो यहां से आपका जा रहा है, ये 1 है, ठीक है, और दूसरा क्या? हु इज को बाद आप यहां पर आएंगे, पर्सन के बाद आप सीधा यहां से रीड आउट करना शुरू करेंगे, ये वाला पोर्शन। दिस इज टू हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। अब देखिए, जो व्यक्ति सच में बाउंड बाय लॉ है, उसके लिए मिस्टेक करने की क्या जरूरत? अब कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने कोई अपराध कर रहा है, तो वो उसको पकड़ेगा ही ना, तो उसमें क्या डिफेंस? हां, अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में सोचे कि मैं ऐसा करने के लिए बाध्य हूं, ऐसे व्यक्ति को भी ये प्रोटेक्शन देता है, ये प्रोविजन प्रोटेक्शन देता है।
दिस प्रोविजन अप्लाइज टू टू काइंड ऑफ पर्सन्स, दिस प्रोविजन अप्लाइज टू टू काइंड ऑफ पर्सन, वन हु इज एक्चुअली बाउंड बाय लॉ, और दूसरा कौन सा, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को गुड फेथ में ऐसा सोचता है कि वो ऐसा करने के लिए बाउंड बाय लॉ है। अब देखिए, जब आप सेक्शन 14 से 17 जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, इन प्रोविजन को पढ़ते हैं तो आपको और कौन से प्रोविजन को ध्यान में रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 या 2 सबसेक्शन 11 किस चीज की डेफिनेशन दी गई है, याद करिएगा फटाफट से, गुड फेथ की डेफिनेशन दी गई है, गुड फेथ की डेफिनेशन दी गई है। और उस गुड फेथ की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड बाय अ पर्सन टू बी डन इन गुड फेथ अनलेस डन बाय हिम विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं, मतलब सामने गुड फेथ कब होगी, व्हेन द पर्सन कंसर्न हैज एक्टेड विद गुड केयर, सॉरी, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। लाइट गई हुई है, ड्यू केयर एंड अटेंशन, यहां पर वर्ड है अटेंशन मेंशन है, नॉट कॉशन। और मैं इस चीज को आपको फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, जब हम अपना प्रोविजन लॉ के पढ़ रहे थे तो उस समय भी मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके ये बात बताई थी। क्या बताया था मैंने आप लोगों को उस समय भी ये बताया था, जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 कर रहे थे, गुड फेथ की डेफिनेशन कर रहे थे, कि वहां पर वर्ड मेंशन है गुड केयर, ड्यू केयर एंड अटेंशन, ड्यू केयर एंड कॉशन मेंशन नहीं है, ड्यू केयर एंड अटेंशन मेंशन है, ड्यू केयर एंड कॉशन मेंशन नहीं है। यहां पर किस चीज का वर्ड का डिफरेंस है, अटेंशन का वर्ड का मेंशन है, कॉशन का मेंशन नहीं है। अटेंशन का मतलब क्या होता है, सतर्कता, और जबकि जो कॉशन का मतलब होता है सावधानी। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि सर ये दोनों टर्म्स तो सेम ही है, अलग तो नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस। जब हम सतर्कता की बात करते हैं, अटेंशन की बात करते हैं, तो मतलब प्रोएक्टिवनेस की बात करते हैं। जो कंसर्न्ड इंडिविजुअल है, जो कंसर्न्ड पर्सन है, वो अपनी ड्यूटी इंपार्ट करने में बिल्कुल अटेंटिव है, अपनी ड्यूटी को वो सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। कॉशन वर्ड मेंशन नहीं है। तो अब इस प्रोविजन से आपको क्या पता चलता है, देखिएगा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय दिस प्रोविजन इज टू बी रेड इन 2 पार्ट्स बिकॉज इट टॉक्स अबाउट 2 पर्सन्स। पहला पर्सन कौन सा, जो हु इज एक्चुअली बाउंड बाय लॉ टू डू इट। आपके सामने, आप एक पुलिस अफसर हैं और आपके सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है या कोई सामान चोरी कर रहा है, तो आप उसको पकड़ेंगे ना। तो ऐसा अफसर, ऐसा पुलिस ऑफिसर बाउंड बाय लॉ टू डू इट है, ठीक है। या आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आपको वारंट मिला है, उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है और किसी पर्सन को अरेस्ट करके लेके आना है। आप उस व्यक्ति के घर गए और उसको पकड़ के लेके आ गए, तो यहां पर क्या है, आप बाउंड बाय लॉ टू डू इट है, तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लग सकता। जबकि नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई करने जाए, किसी को पैसे पकड़ ले, तो उसके ऊपर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज लग जाएगा। एक तो वो व्यक्ति जो एक्चुअल में बाउंड बाय लॉ है वो भी प्रोटेक्टेड है, और दूसरा कौन, जो बाउंड बाय लॉ रियलिटी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, बाउंड बाय लॉ नहीं है उस काम को करने के लिए, मगर वो किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। और वो जब ऐसा कर रहा हो, उसकी जो इंटेंशन है वो गुड फेथ वाली इंटेंशन होनी चाहिए। और गुड फेथ वर्ड मेंशन होने का मतलब क्या है कि द कंसर्न्ड पर्सन हैज नो मेंसरिया, कि उसका कोई भी मेंसरिया नहीं है। मेंसरिया का मतलब होता है, आपको पता ही है, गिल्टी माइंड।
गिल्टी माइंड, कोई भी मेंसरिया नहीं है उस एक्ट को करने का। ही हैज नो मेंसरिया टू डू दैट एक्ट। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, बेटा पूछते रहे ना, आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे ही दिखाई देते हैं। आई होप मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही होगी सब कुछ। तो ये आपको एक मेन जो इंटरप्रिटेशन है 14 का वो पता चल गया। इसके अंदर दो लोग प्रोटेक्टेड हैं, जो एक्चुअल में बाउंड बाय लॉ है कुछ करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, या दूसरा वो व्यक्ति जो बाउंड बाय लॉ रियलिटी में नहीं है, सच में नहीं है, मगर वो किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में ये सोचता है कि मैं ऐसा करने के लिए कानून के द्वारा बाधित हूं, कि आई एम बाउंड बाय लॉ टू डू इट। then in that case it will, this kind of defense will be available to such person। अब देखिए आपको मैं इलस्ट्रेशन की तरफ लेके चलता हूं। देखिए इलस्ट्रेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। A soldier fires on a mob। A soldier, एक जो सिपाही है, फौजी है, वो एक भीड़ के ऊपर अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के मिलने पर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ गोली चला देता है। ए सोल्जर फायर्स, बंदूक से गोली चला देता है एक भीड़ के ऊपर, जैसे ही उसके सुपीरियर ने उसको ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के कंप्लायंस में वो बंदूक चलाता है। ठीक है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अब देखिए इस एस्पेक्ट के अंदर क्या आपको गुड फेथ देखने की जरूरत है, क्या आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखने की जरूरत है, और वेदर दिस सोल्जर विल बी कवर्ड अंडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 14, जो ये बात करता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। जो व्यक्ति एक्चुअल में बाउंड बाय लॉ है उस काम को करने के लिए, तो उसके एस्पेक्ट के अंदर तो गुड फेथ वगैरह आप कुछ देखेंगे ही नहीं। सीधा क्या करेंगे, सीधा उसको प्रोटेक्शन दे देंगे इस प्रावधान की। इलस्ट्रेशन से पता चल रहा है ना आप लोगों को, व्हाट डज इट सेइंग। या आप इसके अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गुड फेथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कंसर्न्ड फौजी की अगर गुड फेथ नहीं भी है, तब भी उसको इस एक्ट के लिए दोषी नहीं माना जा सकता, बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। मतलब इस कंसर्न्ड फौजी ने जब गोली चलाई, वो मॉब के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर गोली चला दे रहा है, क्योंकि वो उसका पर्सनल दुश्मन है, तब भी उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यहां पर गुड फेथ देखने की जरूरत ही नहीं है। सेना में सुपीरियर के ऑर्डर का अनुपालन करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी ड्यूटी है। अगर आपने सुपीरियर के ऑर्डर का फॉलो नहीं किया, सुपीरियर के ऑर्डर का पालन नहीं किया, तो आपने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं किया है, आपने कानून के विरुद्ध काम किया है, आपने तब क्राइम किया है। इसका मतलब क्या है कि जो वो फौजी है, अगर अपने सुपीरियर के कमांड के अनुपालन में गोली चला रहा है, he will be completely absolved from the liability। उसकी किसी भी तरीके की क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। और उसको जो डिफेंस मिला है वो कौन से पार्ट के अंदर मिला है, इस पार्ट के अंदर मिला है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज, यहां के बाद आप पढ़ना छोड़ देंगे, सीधा आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, मीन्स ही इज प्रोटेक्टेड अंडर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 14। यहां पर आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गुड फेथ वगैरह किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर से ऑर्डर मिले तो कर दो काम, कोई भी ऑफेंस नहीं हो। और मगर जो वो काम कर रहे हो आप इन कन्फर्मिटी विद द लॉ कर रहे हो। आई होप यू आर एबल टू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। चलिए अब अगली इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो ये दूसरी इलस्ट्रेशन है, यहां पर आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला एस्पेक्ट मिल जाएगा ढूंढेंगे तो। दिस काइंड ऑफ
ऑफिसर, देखिए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, जो कोर्ट का एक अफसर है और कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया कि जाके भाई वाई को अरेस्ट कर लो, जाके वाई को अरेस्ट कर लो। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, उसने इंक्वायरी करी और उसके बाद यह सोचा कि जेड ही वाई है, अरेस्ट जेड। मतलब यहां पर जेड वो एक्चुअल में वो पर्सन तो नहीं था जिसको कोर्ट ने ऑर्डर करने के लिए बोला था। इसने कैसे किया, कैसे क्यों अरेस्ट किया? बिकॉज ही वॉज अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, क्योंकि और इसकी गुड फेथ का कैसे पता चल रहा है? आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इसने जाके वहां आस पड़ोस में पूछा कि भाई वाई कौन है, सबने यह बता दिया कि ये जेड ही वाई है। तो इन दैट सेंस here A has committed no offense and he is protected under the second part of section 14, जो बात करता है nothing is an offense which is done by a person who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। यहां पर जो कंसर्न अधिकारी है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई जाके वाई को अरेस्ट कर लाओ, इसका मतलब he was thinking that he needs to comply with the order of the court, बिल्कुल बाउंड बाय लॉ है। अगर ये यहां पर जाके वाई को ही अरेस्ट करके लेके आता तो इसको प्रोटेक्शन मिलती फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 14 के अंदर। मगर यहां पर जब वाई को अरेस्ट करने जाता है, वाई इसको मिलता नहीं है, समझ में नहीं आता कौन है वाई, तो आसपास के लोगों से पूछता है, ड्यू इंक्वायरी करता है कि वाई कौन है। सब लोग कहते हैं जेड ही वाई है। देखो जेड है वो जेड, मगर सब कह रहे हैं वाई है। तो उस इंक्वायरी के बेस पर ये जेड को पकड़ लेता है वाई समझ के। यहां पर उसने जेड को पकड़ा वाई समझ के, किस बेस पर किया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो ही है ना, क्योंकि बिकॉज he has gone to arrest Y but in fact he has arrested Z। मगर यहां पर उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों की है? गुड फेथ में की। और गुड फेथ आपको कहां से पता चल रही है? आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। इस वर्ड से पता चल रही है कि उसने ड्यू इंक्वायरी, ड्यू केयर एंड अटेंशन मेंशन है ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंदर, है ना। जब इसे पता नहीं चल रहा था कौन है तो इसने इंक्वायरी करी, वहां से पता चला, तब उसने अरेस्ट किया। सो इन दैट सेंस ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस एंड ही विल बी गिवन प्रोटेक्शन ऑफ द जनरल डिफेंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। ठीक है, यह आपका हो गया सेक्शन 14। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की, नथिंग इज एन ऑफेंस। अब देखिए सेक्शन 14 में कोई भी व्यक्ति है जो या तो बाउंड बाय लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से खुद को बाउंड बाय लॉ समझता है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है। सेक्शन 15 के अंदर किसको प्रोटेक्शन दी गई है? किसी जज को प्रोटेक्शन दी गई है। अब देखिए कोई जज है, वो ऑर्डर अपनी कलम से कह रहा है, कलम से ऑर्डर देते हुए, सजा सुनाते हुए कह रहा है कि भाई इसको फांसी की सजा दे दो या इसको काल कोठरी में बंद कर दो। अगर वो व्यक्ति जज नहीं होता, नॉर्मल पर्सन होता, और वो अपने किसी कलीग को, किसी सर्वेंट को ये कहता कि भाई जाके इसको फांसी की सजा दे दो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर चार्ज लग जाता ना, अपराध होता ना। वो जो ऑर्डर दे रहा है वो भी और जो कर रहा है उसके ऊपर भी। अभी यहां पर हम जो सेक्शन 15 के अंदर बात करने वाले हैं, जुडिशियल ऑफिसर को प्रोटेक्शन देने वाले हैं। जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा किया गया कोई कार्य, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही, उसको डिफेंस में रखा जा रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज, विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एक्टिंग जुडिशियली का मतलब है व्हेन द कंसर्न्ड जुडिशियल ऑफिसर इज इम्पार्टिंग हिज जुडिशियल ड्यूटीज, कि जब वो जज के रूप में कार्य कर रहा है, या तो कोर्ट में बैठ के डिसीजन वगैरह सुना रहा है या अपने चैम्बर में बैठकर भी कोई कार्रवाई या प्रोसीडिंग सुन रहा है, उसके सामने कोई कन्फेशन रिकॉर्ड होने आया हुआ है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होगी जब वो ऑफिशियली डेजिग्नेट कर रहा है, ऑफिशियली काम कर रहा है एज जज की तरह। अब ये जो सेक्शन है 15 आ गया है, पुराने वाले एक्ट के अंदर दूसरा सेक्शन था, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यही सेक्शन नंबर अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है। यही सेक्शन नंबर अपने माइंड में सेट करना है।
ये इंपॉर्टेंट है आपके नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस में तो नहीं सवाल पूछा जाएगा 77 से सॉरी 15 से, 14 और 17 से आपका मेंस में सवाल आएगा। प्री में आपका 14 से 17 कहीं भी सवाल आ सकता है और प्री में आपका 15 इंपॉर्टेंट है, मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15 वो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। इंटरव्यू में अभी हाल ही के अंदर उत्तराखंड जुडिशरी के इंटरव्यू है, वहां भी पूछा गया, और दूसरे स्टेट्स के जो भी जहां पर भी एग्जाम होते हैं किसी ना किसी कैंडिडेट से ये सवाल पूछ लिया जाता है। अभी इसके ऊपर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन भी समझाऊंगा कि व्हाट इज द ट्रू इंपोर्ट ऑफ ट्रू इंप्लीकेशन ऑफ द वर्ड एक्टिंग जुडिशली। एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज, या तो उसको सच में दी गई है या वो ये सोचता है इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। जो सेक्शन 15 के एप्लीकेशन की सबसे पहली और प्राइम मोस्ट या फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो जज जिसको आप इस डिफेंस का बेनिफिट देना चाह रहे हो उसने वो कंसर्न्ड एक्ट तब किया हो जब वो न्यायिक कार्य में रत हो, ही वॉज एक्टिंग जुडिशली। और जो वो कर रहा है वो कैसी एक्ट के अंदर कर रहा है, वो किसी ऐसी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है जो कानून ने या तो उसको दी है या फिर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में ये सोचता है कि मुझे ये पावर कानून ने दी है। ठीक है, तो दोनों तरीके की, या तो सच में पावर मिली हुई है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में गुड फेथ की वजह से वो सोचता है कि मुझे ये पावर मिली हुई है। जैसे अगर कोई जज किसी केस की हियरिंग के बाद किसी व्यक्ति को जेल में भेज देता है, पनिशमेंट सुना देता है, तो वो जज को इस प्रावधान के अंदर प्रोटेक्शन है कि भाई उसने न्यायिक कार्य करते हुए अपनी शक्तियों का पालन किया और ये उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया, फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, अब सपोज करो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने कोई मैटर आता है, उस मैटर के अंदर उसकी जुरिस्डिक्शन रियल में नहीं बनती कि उस केस को वो सुने। सपोज करो कि किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने केस आ गया, या मान लीजिए सिविल के जज के सामने कोई केस आ गया और वो वकील जी भी जो फाइल करने वाले थे वो बिल्कुल ही कम नॉलेज वाले थे, उन्होंने ऐसा मैटर सिविल जज के सामने या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने, आप मान के चलेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने ऐसा मैटर फाइल कर दिया जो एक्चुअल में सेशंस कोर्ट के सामने ही ट्राई होना था। ऐसे मैटर में कंसर्न्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने ना सिर्फ कॉग्निजेंस लिया, उसको ट्राई भी किया और उस पर जजमेंट भी सुना दी। यहां पर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल रेप का मैटर है या फिर मर्डर का मैटर है, ऐसे मैटर के अंदर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉग्निजेंस तो मैटर का ले सकते हैं, संज्ञान तो ले सकते हैं, बट ही कैन नॉट ट्राई एंड पनिश द एक्यूज बिकॉज दैट इज लाई विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन ओनली। और ऐसा केस अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास आता है तो सेक्शन 209 जो पुराने सीआरपीसी के अंदर था, कंसर्न्ड नए लॉ का हमें एक बार देखना होगा। ठीक है, तो ऐसा केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो ऐसे केस को कंसर्न्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रेफर करना होता है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। यहां पर कंसर्न्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में ये सोचते हुए कि भाई इस मैटर पर मैं जजमेंट सुना दे सकता हूं, अगर उन्होंने उस मैटर पर जजमेंट सुना दी तो ऐसे जज को प्रोटेक्शन भी यहां पर मिलेगी, मगर कंडीशन क्या है कि गुड फेथ होनी चाहिए। ही शुड थिंक दैट ही इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू दैट थिंग। अब मैं आपको इसका एक सिचुएशन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बेस पर देता हूं। आप जिस भी शहर से हैं, आप अपने शहर के एक टॉप क्लास रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना जा रहे हैं और आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं। ठीक है, आप एक जुडिशियल ऑफिसर हैं। थैंक गॉड लाइट आ गई, एसी ऑन करने दीजिए। आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप एक जज हैं। ठीक है, वहां पर रेस्टोरेंट के सर्विस बॉय आपको सही से डिलीवरी नहीं दे रहे सामान की, टाइमली डिलीवरी नहीं दे रहे, और जिससे आपको आ गया गुस्सा। और गुस्सा आने के बाद आप क्या करते हो,
अपनी चप्पल निकाल के दे दनादन दे दनादन दे दनादन उस रेस्टोरेंट के वेटर को मार देते हो। आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको इस प्रावधान का बेनिफिट मिलेगा? क्या आप इस प्रोविजन के अंदर प्रोटेक्टेड होंगे? सेक्शन 15 की प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल होगी या नहीं होगी? आप जज हैं, मगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, और जो डिलीवरी बॉय है या जो आपकी सर्विस बॉय है वो आपको ठीक से खाना, जल्दी जल्दी खाना नहीं दे रहा, जिससे आपको आपकी ईगो हर्ट हो गई। मैं तो जुडिशियल ऑफिसर, वैसे तो दुनिया लाइन लगाती है, ये बहुत वेट करा रहा है। आपने क्या किया? वहीं चप्पलें निकाल के उसको दे दनादन मारने लगे। तो क्या आपको इस प्रोविजन का बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? फटाफट से बताओ ना कमेंट सेक्शन के अंदर, वेट कर रहा हूं, बताइए। Whether he will get the benefit or not? No, you will not get benefit. चाहे आपकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जज की तरफ हो रखी है, you will not be getting any kind of benefit. Yes, because here you are not acting judicially, और ना ही आप यहां पर आपके बिहाफ पे गुड फेथ अज्यूम की जा रही है। क्योंकि सबसे पहली बात तो प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्टिंग जुडिशियली की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। नो सर, बिकॉज एट दैट मोमेंट नॉट यू आर नॉट एक्टिंग जुडिशियली। साकेत एंड आस्था, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यही चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन 15 यहां पर समझ आ गया होगा। आगे मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको इतना बिल्कुल डिटेल में जाके प्रोविजन समझाता हूं कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कैसी ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए आपके एग्जामिनेशन के अंदर, आपके पेपर में आप उसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। वेरी गुड कपिल, वेरी गुड नसीम। आगे चलिए सेक्शन 16 की तरफ चलते हैं। अब सेक्शन 15 में हमने किसको प्रोटेक्शन दे दी? सेक्शन 15 में हमने प्रोटेक्शन दे दी जज को। सेक्शन 16 में हम किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं? जो भी अधिकारी अफसर, जज साहब ने जब ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने की जिनकी ड्यूटी है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जैसे जल्लाद, जज साहब ने तो फांसी की सजा सुना दी। अब जो जल्लाद है, अगर वो कोर्ट ऑर्डर के परसुएंस में फांसी की सजा दे रहा है, किसी को मौत के घाट उतार रहा है, तो उसको बेनिफिट धारा 16 का मिलेगा, सेक्शन 16 का मिलेगा। मगर इसी केस के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, फांसी पर लटका रहा है, तो मर्डर का चार्ज लग जाता ना। तो यहां, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त हुआ कि वारंट को एग्जीक्यूट करके लाओ और कंसर्न फला आदमी को अरेस्ट करके लेके आओ। कंसर्न पुलिस ऑफिसर जाके उसको अरेस्ट करके लेके आता है, तो वो पुलिस ऑफिसर यहां पर प्रोटेक्टेड है। 76 के अंदर बाउंड बाय लॉ भी है, मगर इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द कोर्ट यहां पर भी है, सेक्शन 16 के अंदर भी है। अगर कोर्ट के परसुएंस के ऑर्डर के बिना कोई व्यक्ति किसी को पकड़ ले, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी हो सकता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का दोषी हो सकता है। ठीक है, उसी एस्पेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, या तो कोई ऐसी चीज है जो किसी कोर्ट ऑर्डर के परसुएंस में, कोर्ट ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गया, उसके परसुएंस में की जा रही है, और विच इज वारंटेड बाय अ जजमेंट, या कोई जजमेंट ये कह रही है कि ऐसा करो। जैसे आपने देखा होगा कि सिविल केस में जैसे एग्जीक्यूशन, किसी से फाइन रिकवर करना है, क्रिमिनल केस के अंदर भी किसी की प्रॉपर्टी की कुर्की करनी है, किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करना है, हैबिचुअल ऑफेंडर की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है ना, आप लोगों को पता ही होगा। विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन, कब की गई है? वाइल्स सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, जब वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में है, मतलब स्टिल वैलिड है, उसको हायर कोर्ट ने रिपील तो नहीं किया, कैंसिल तो नहीं किया,
अगर वो स्टिल वैलिड है, कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट फोर्स में है, इज एन ऑफेंस नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में, जजमेंट के परसुएंस में कोई काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन यहां पर मिलेगी, चाहे कोर्ट के पास सच में ऐसा ऑर्डर पास करने की जुरिस्डिक्शन ही ना हो। मगर जो व्यक्ति कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट के परसुएंस में काम कर रहा है, ही मस्ट थिंक इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। जैसे मैंने आपको सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का एग्जांपल दिया, वो सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मर्डर के केस के अंदर केस का कॉग्निजेंस भी लेता है, उसकी हियरिंग भी करता है, उसका ट्रायल भी अपने सामने कराता है और उसके बाद फाइनली सजा भी सुना देता है। हालांकि कोर्ट ऑफ सेशन की जुरिस्डिक्शन बनेगी कम से कम इस मैटर के अंदर, ठीक है, सजा सुना देता है और फांसी की सजा सुना देता है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति के अंदर फांसी की सजा सुना देता है। वैसे तो ऐसे मैटर अपील में ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, मगर मानिए कि अपील वाली सिचुएशन खत्म हो गई है, अपील प्रेफर नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जो जल्लाद सजा सुना रहा है ना, ही विल स्टिल बी प्रोटेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट द कोर्ट विच पास द जजमेंट, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। मगर जो जल्लाद है या जो ऑफिसर है कोर्ट के जजमेंट के परसुएंस में काम कर रहा है, उसको गुड फेथ में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कंसर्न्ड कोर्ट के पास ये ऐसा ऑर्डर या जजमेंट देने की जुरिस्डिक्शन थी, तभी उसकी एक्ट प्रोटेक्टेड होगी अंडर दिस प्रोविजन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। समझ गए? देखिए, हमारा जो फाउंडिंग, जिन्होंने भी, अब आईपीसी की ही रेप्लिका है ऑलमोस्ट क्या, ये प्रोविजन तो बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिका है। हम कहते हैं कि अंग्रेजों के दिए हुए कानून को बदल दिया, मगर अंग्रेजों के सारे कानून बुरे नहीं थे, सारे प्रावधान बुरे नहीं थे। इंडियन पिनल कोड जो 1860 से चला हुआ आ रहा था, बहुत लॉजिक था। अब ये देखिए, ये हाँ टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं, वही एक तरह से हम ये मानेंगे कि चेंज हुए हैं। ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये प्रोविजन तो एग्जैक्टली रेप्लिका है ना जो आईपीसी के अंदर था, तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना कि पुराना क्रिमिनल लॉ बेकार थे, ऐसा नहीं है। इवन व्हेन यू लुक एट द न्यू क्रिमिनल लॉज, दे आर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेम ऑफ द अर्लियर क्रिमिनल लॉज। गॉट माय पॉइंट? देखिए लॉजिक देखिए, सेक्शन 14 के अंदर ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता के अंदर सबसे पहले प्रोटेक्शन किसको दी है? जो पर्सन बाउंड बाय लॉ है या जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को बाउंड समझता है। दूसरे नंबर पर जज साहब को प्रोटेक्शन दी है। अब जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया तो जो व्यक्ति उसके परसुएंस में काम कर रहा है उसको प्रोटेक्शन अगले प्रोविजन के अंदर दे दी। और जो अब अगला प्रोविजन सेक्शन 17 है, वो पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 14 के अंदर पर्सन बाउंड बाय लॉ है और पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ कौन हो सकता है? जैसे आपके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो आप उसको जान से मार दो। उसने आपके ऊपर डेडली अटैक कर दिया तो आप उसको जान से मार दो, डेथ कॉज कर देते हो इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है? तो आपको प्रोटेक्शन सेक्शन 17 में मिलेगी बिकॉज यू वर जस्टिफाइड इन डूइंग दैट एक्ट, बशर्ते आप गुड फेथ में अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे। सेक्शन 17 पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय, अब देखिए जैसे सेक्शन 14 दो लोगों के बारे में बात करता था, उसी तरह सेक्शन 17 भी दो लोगों के बारे में बात करता है। द पर्सन हु इज एक्चुअली जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जो रियलिटी के अंदर तो जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है मगर वो गुड फेथ में बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अपने आप को जस्टिफाइड बाय लॉ समझता है वो पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रोटेक्टेड होगा अंडर द दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, अंडर दिस एक्सेप्शन, अंडर दिस एक्सेप्शन।
Is it clear? Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law. Nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law. अब यहां से आप कहां आ जाओ, सीधा by law in doing it. यह है एक तरह का व्यक्ति. यहां पर आपको मिस्टेक, गुड फेथ कुछ देखने की जरूरत नहीं है. अगर कोई व्यक्ति जस्टिफाइड बाय लॉ है वो काम करने के लिए, तो उसको प्रोटेक्शन इस कानून के अंदर दी गई है. हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, दैट विल बी प्रोटेक्ट, ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 17. और दूसरा व्यक्ति कौन है? द पर्सन. पर्सन के बाद आप यहां से सीधा यहां पर आ जाइए. हु by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself. रियलिटी में नहीं है, वो गुड फेथ की वजह से और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूं इन डूइंग सो. इन डूइंग सो, इसका आपको मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दिया था कि आपके सामने एक लड़की नदी में जा रही है. आपके सामने एक लड़की नदी में उतर रही है. आपको लगता है कि वो सुसाइड करने वाली है. आप उसकी जान बचाने के उद्देश्य से उसको खींचकर नदी से बाहर लेके आते हैं. ठीक है, मगर जैसे ही आप नदी से बाहर लेके आए, वो चिल्लाने लगी, मुझे मोलेस्ट कर दिया, मुझे मोलेस्ट कर दिया. तो आप बताओ कि क्योंकि बिकॉज शी वॉज डूइंग दी सन प्रेयर्स, वो नदी में इसलिए उतर रही थी ताकि वो सूर्य पूजा कर सके. इट अल्टीमेटली टर्न्स आउट. तो आपको क्या यहां पर प्रोटेक्शन मिलेगी इसके अंदर? यस, यू विल गेट, क्योंकि आपने देखा कि लड़की नदी में उतर रही है और कोई है नहीं वहां पर. तो इसके मतलब आपको क्या लगा कि शी इज गोइंग टू डू सुसाइड. तो आपने इस मंशा से उसको बचाने के लिए उसको आप लेके आए. तो हियर यू आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अल्टीमेटली वो सूर्य पूजा के लिए उतर रही थी नदी के अंदर, मगर क्योंकि वो नदी में उतर रही थी आपने सोचा ये सुसाइड करने वाली है, तो आप इस मंशा से, बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ में उसकी जान बचाने के उद्देश्य से आप उसको बाहर लेके आते हैं. तो यहां पर यू विल नॉट बी लायबल फॉर द मोलेस्टेशन बिकॉज योर एक्ट इज because by mistake of fact you believe yourself to be justified by law. देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी आप अपनी भी बचा सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की भी बचा सकते हैं. इंडियन लॉ ऑन प्राइवेट डिफेंस इज वाइड एज कंपेयर टू द इंग्लिश लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इंग्लिश लॉ के अंदर सिर्फ अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है, जबकि जो इंडियन प्राइवेट डिफेंस का राइट है दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पर्संस. ठीक है, तो यहां पर जब आप उसको नदी से बचाने के लिए जा रहे थे इस सोच में कि ये सुसाइड करेगी, इसको बचाना है, तो आपका एक्ट जस्टिफाइड है बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपने गुड फेथ में एक्सरसाइज की थी. ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी इलविल नहीं होनी चाहिए कि आप बाद में बहाना नहीं बना रहे. असल में आपका उद्देश्य था उसको छेड़ना, उसको मोलेस्ट करना, तब तो सजा होगी ना. अगर आप गुड फेथ में वो काम कर रहे थे टू सेव द लाइफ ऑफ दैट कंसर्न्ड गर्ल, तो योर एक्शन विल बी प्रोटेक्टेड अंडर द सेक्शन 17 पार्ट 2. सेक्शन 17 पार्ट 2. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. समझ आ गया आप लोगों को? सेक्शन 17 के अंदर भी दो लोग प्रोटेक्ट हैं, जो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, ना आपको गुड फेथ देखनी, अगर उनका एक्ट जस्टिफाइड है तो दे विल बी प्रोटेक्टेड. दूसरा, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गुड फेथ में सोचता है कि मुझे काम कर देना चाहिए और वो काम कर देता है, तब उसको भी प्रोटेक्शन सेक्शन 17 के अंदर मिलेगी. ये गलतियां होंगी, पुराने वाले लॉ के सेक्शन नंबर याद मुंह से बार बार आएंगे, मुझसे ही नहीं, टीचर से ही नहीं, स्टूडेंट से भी, इवन जजेस भी ये गलतियां करने वाले हैं
क्यों, क्या करें? जब से कानून पढ़ना शुरू किया है 2005 से लॉ पढ़ रहे हैं, यही प्रोविजन याद है। मतलब जिसके साथ आप 12-13 क्यों, कितने साल हो गए बेटा, 15-18 साल हो गए, गर्लफ्रेंड ही बन गई है। भूलेंगे कैसे ये प्रावधान? धीरे धीरे ही भूले जाएंगे, तो ये गलतियां लाजमी है, ठीक है। मगर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल भुला दें, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, मतलब पुराने प्रोविजंस को, वो याद नहीं रखने, नहीं तो पेपर में गलतियां होंगी। आप भी कोशिश करिएगा बिल्कुल याद ना रहे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। वो दोनों तरीके के लोग प्रोटेक्टेड है। अब इलस्ट्रेशन पर आइएगा। इलस्ट्रेशन देखिए, ए सीज जेड, ए क्या देखता है? ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी मर्डर। ए कुछ ऐसा देख रहा है जिसको देखने पर ए को ऐसा लगता है कि जेड शायद मर्डर कर रहा है, किसी का हत्या कर रहा है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज of judgment exerted in good faith of the power given to all persons of apprehending murderers। हर व्यक्ति को देता है ना कि कोई अगर आपके सामने अपराध कर रहा है तो उसको पकड़ लो, उसको क्राइम करने से रोकना है आपको, कानून आपको पावर देता है। तो इस स्थिति के अंदर ए अपनी गुड फेथ को एक्सरसाइज करते हुए, और लॉ सोचता है कि मुझे कानून ने पावर दी हुई है, उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जेड को एप्रीहेंड कर लेता है, जेड को पकड़ लेता है। किस मंशा से? सो दैट ही कैन ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। और यहां पर प्रॉपर अथॉरिटीज आपकी कौन है? पुलिस अथॉरिटीज हो सकती हैं। हेयर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यहां पर ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है, चाहे अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट दैट जेड वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। चाहे अल्टीमेटली ये पता चले जो जेड कर रहा था वो एक्चुअल में अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए कर रहा था, मगर ए को लगा देखने में कि ये तो मर्डर कर रहा है, इसको तो क्राइम करने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दैट केस ए विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस प्रोविजन। तो बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा? हैव यू लर्न्ड इवन अ सिंगल बिट ऑफ डिटेल्स फ्रॉम दिस वैल्यूएबल लेक्चर? बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा, और इसी की नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब आप नेक्स्ट संडे को शाम को रात को 10 बजे आपको अगला लेक्चर मिलेगा। अब हमने ये डिसाइड किया है कि आपको हफ्ते में एक लेक्चर बीएनएस की सीरीज पर जरूर से जरूर देंगे ही देंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 26 होगा वो आपको नेक्स्ट संडे को रात को 10 बजे चैनल पर मिल जाएगा। और आप अगर फास्ट ट्रैक मोड पर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता है उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, उत्तराखंड जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, बिहार एपीओ की वैकेंसी बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, उधर से हिमाचल प्रदेश जुडिशरी भी आने वाली है। क्या आप तैयार हैं? अपनी तैयारी को नए आयाम पर लेके जाइए, और बीएनएसएस नए क्रिमिनल लॉ, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या बीएसए हो, उसके साथ हमारे जुडिशियरी और एपीओ के बैचेस चल रहे हैं। तो बिना देरी किए आप हमारे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।